नमस्कार। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के इस तीसरे एपिसोड के 52वें क्लास में मैं डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव बस्ती से आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। पिछले 2 दिनों से मेरी निजी व्यस्तता के कारण मैं आपके बीच नहीं आ पाया और आज भी आने में कुछ मुझे विलंब हुआ, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। आप सबके अनेकों फ़ोन कॉल्स पिछले 3 दिनों से मुझे लगातार मिल रहे हैं और आप सब ने ये जानना चाहा था कि डॉक्टर रमाशंकर जी ने अपने जीवन में कोई पुस्तक लिखी थी या नहीं लिखी थी। तो पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि डॉक्टर रमाशंकर जी के संपर्क में मैं जितने समय तक रहा और मेरी उनसे जो बातचीत का क्रम रहा और जो उन्होंने अपने जीवन के बारे में या अपने घर के सदस्यों के बारे में जो मुझसे बातचीत की थी, उसके आधार पर मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि उन्होंने अपने जीवन में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से संबंधित कोई पुस्तक नहीं लिखी थी। उन्होंने अपनी एक छोटी सी लगभग 6-7 पन्नों की एक आत्मकथा लिखी थी और वो आत्मकथा मेरे पास आज भी सुरक्षित है और उसका असली प्रारूप ये है। आप इसको देख सकते हैं। इसमें इन्होंने लिखा है, इनकी हेडिंग है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मैंने क्यों और कैसे जाना। ये डॉक्टर रमाशंकर जी लिखते हैं अपनी इस पुस्तक में कि मैंने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को क्यों और कैसे जाना। ये एक छोटी सी पुस्तक और ये 1989 में उन्होंने आईआईटी कानपुर में, जब वो अपने बड़े पुत्र डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव उनके पुत्र का भी नाम था, जब वो अपने बड़े पुत्र के साथ आईआईटी कानपुर में रहते थे और उस दौरान मैं उनके साथ था। 1989 तक मैं उनके साथ बना रहा और ये पुस्तक उन्होंने मुझको एक छोटी सी आत्मकथा जो लिखी थी, इस आत्मकथा को उन्होंने मुझे एक प्रति अपने आशीर्वाद के स्वरूप में दिया था। तो आज मैं आप सबकी मांग पर डॉक्टर रमाशंकर जी की इस आत्मकथा को पढ़ के आपको सुना रहा हूं और इसके बाद लगातार 3 दिन मैं उनके उन लेखों को, जिसको लोग पुस्तक कहते हैं, उन्होंने पुस्तक नहीं दिया था बल्कि उनके इस लेखों को मैंने एक स्वयं के इस मोटे पुस्तक में बाइंडिंग करा करके रखा है। ये उनके ओरिजिनल राइटिंग और उनके ओरिजिनल जो मैं कह सकता हूं कि आप इसको देख सकते हैं, ये इसका ओरिजिनल आर्टिकल है। लोग कहते हैं कि उन्होंने हमको कुछ नहीं दिया था, लेकिन उनके ओरिजिनल हस्ताक्षर से ये मेरे पास उनके लेख सुरक्षित हैं, संरक्षित हैं और ये एक तरीके से मेरे पास उनकी धरोहर है और इसी धरोहर को मैंने आप सब तक पहुंचाने का प्रयास किया है पिछले 2-2.5 महीनों में। डॉक्टर रमाशंकर जी के इन लेखों को, जिनको आप पुस्तक का रूप कहते हैं, मैं इनके लेखों को पढ़ करके आपको आज से लगातार 3 दिन सुनाऊंगा। यानी आज से मेरा जो टॉपिक है डॉक्टर रमाशंकर जी की जुबानी, जो उन्होंने कुछ लिखा है, अपने लेख लिखे हैं और उनके लेखों की एक सीरीज है। उन्होंने अपने इस पुस्तक में, आत्मकथा में, लेखों की एक सीरीज, उन्होंने ये पीछे एक काउंटेड लेखों की सीरीज लिखा है। पहले मैं इनके लेख के सीरीज पढ़ देता हूं ताकि लोग कंफ्यूजन अपना दूर कर लें। इनका पहला लेख था रोग एक या अनेक। दूसरा आर्टिकल इन्होंने लिखा था इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की दवा क्या है। तीसरा आर्टिकल था इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के सिद्धांत की वैज्ञानिक समीक्षा। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चिकित्सा जगत में एक क्रांति। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के दवाओं की वास्तविकता, यह इनका 5वां आर्टिकल था। 6वें आर्टिकल में डॉक्टर रमाशंकर जी यानी हमारे पूज्य बाबा जी ने लिखा था इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के चिकित्सकों के कुछ भ्रमों का निवारण, जिसमें उन्होंने अनेक सवाल किए थे और सवालों के फिर उत्तर दिए थे। अगला आर्टिकल उनका है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी और इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स होम्योपैथी की चिकित्सा एक नहीं 2 पद्धतियां हैं। उनका एक और आर्टिकल था होम्योपैथी और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के वाद विवाद की सच्चाई। और एक उन्होंने बहुत ही अच्छी हेडिंग के साथ लिखा था जिनके समान दूसरी औषधियां नहीं, यानी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी। उनका 10वां आर्टिकल था इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से सफलतापूर्वक चिकित्सा करने के 10 परीक्षित सूत्र, 10 स्टेप्स इन इलेक्ट्रोहोम्योपैथी। उनका 11वां था, उन्होंने एड्स, क्योंकि उस समय एड्स पर बड़ी डिमांड थी कि एड्स पे नोट लिखे जाएं, आर्टिकल लिखे जाएं, और उस समय डॉक्टर नीरन कुमार श्रीवास्तव
जो मेरे विद्यार्थी थे उस समय, वो मैं उनको एमडी में पढ़ा रहा था केनिश मेडिकल कॉलेज कानपुर में 1988-89 में। तो उस समय एड्स की एक नई लहर चली थी और एड्स उसी समय काफ़ी प्रचलित हुआ था। तो रमाशंकर जी को इस बारे में जब प्रेरित किया गया तो उन्होंने लिखा कि एड्स की चिकित्सा इलेक्ट्रोहोम्योपैथी द्वारा संभव, ये उनका एक लेख था। 12वां आर्टिकल उनका था इलेक्ट्रोहोम्योपैथी एवं इलेक्ट्रोहोम्योपैथ समाज का अल्पकालिक सर्वेक्षण। उन्होंने 13वां लिखा था एंजाइम्स और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में उसका प्रयोजन। और चौथा उन्होंने हिंदी में एक आर्टिकल लिखा था मैंने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को क्यों और कैसे जाना, जो मैं भी आपको पढ़ के सुनाने वाला हूं। यानी ये इनकी आत्मकथा थी कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को मैंने क्यों और कैसे जाना। हिंदी के अलावा डॉक्टर रमाशंकर जी उर्दू में भी काफ़ी जानकार थे। उर्दू में भी वो स्वयं लिखते थे और उर्दू उनकी बहुत अच्छी थी। अंग्रेजी तो उनकी अच्छी थी ही। अंग्रेजी के उनके कुछ आर्टिकल्स थे। पहला था रिलेवेंस ऑफ ऑड फोर्स टुडे। रिलेवेंस का मतलब कि ऑड फोर्स पर जो एक बहस चल रही थी उसको उन्होंने क्लियर किया था। दूसरा आर्टिकल उन्होंने अंग्रेजी में लिखा था ए प्योरली इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक ट्रीटमेंट। इसके आगे उन्होंने एक आर्टिकल लिखा अ समरी ऑफ रिकन्स बैंक्स लेटर ऑन ऑड एंड मैकेनिज्म। तीसरा उन्होंने लिखा इलेक्ट्रोहोम्योपैथी ए लैंडमार्क ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। अंग्रेजी का उनका अगला आर्टिकल था इलेक्ट्रोहोम्योपैथी कैन रिक्योर एड्स विक्टिम। उनका अगला आर्टिकल था फंक्शन ऑफ लाइफ। एक उन्होंने लिखा था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मैटर। अगला लिखा था लिविंग ऑर्गेनिज्म। उसके बाद लिखा था फ्रॉम हर्ब टू नाइफ। अगला आर्टिकल उनका अंग्रेजी में था इंटरेस्ट इन द अल्टरनेटिव थेरेपीज इन इंक्रीजिंग वर्ल्ड ओवर। और अंतिम उनका था इंग्लिश का आर्टिकल हाइलाइट्स ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी। तो इस तरीके से उन्होंने कुल 25 आर्टिकल अपने चिकित्सा कार्य के दौरान जब उनको अवसर मिलता था तो एक एक आर्टिकल अपने जीवन के अनुभव के साथ वो लिखते थे। और पहले वो पेंसिल से लिखते थे। पेंसिल के बाद अगर उसमें कुछ संशोधन करना होता था तो उसको हम लोगों को देते थे। हम लोग उसको चेक करते थे, उनकी भाषा, मात्रा और कॉमा, आइजन। फिर उसको सही करने के बाद फिर उसको पेन से हम ही लोग लिखते थे। रमाशंकर जी केवल पेंसिल से लिख करके हम लोगों को देते थे। और उसका एक प्रमाण भी है मेरे पास, उनकी ओरिजिनल राइटिंग और उनके ओरिजिनल पेज भी मेरे पास हैं जो उन्होंने अपनी हैंड राइटिंग में उसी पेन से ही लिखा है, पेंसिल से ही लिखा है। जहाँ तक उर्दू की बात है, मैं आपको लोग ये कहेंगे कि उनके कुछ आर्टिकल्स उर्दू में बहुत ही विख्यात रहे हैं। मैं उर्दू चूंकि जानकार नहीं हूं, लेकिन मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि उन्होंने उर्दू में भी लिखा था। और उर्दू के पत्र उनके बड़े रोचक थे, बहुत अच्छे थे। मैं उर्दू के पत्रों को आपको बाद में दिखा दूंगा, आप उसको किसी से ट्रांसलेट करवा सकते हैं जो उर्दू के जानकार। हमारे कई साथी उर्दू के जानकार हैं और उर्दू के आर्टिकल्स इसमें मुझे ढूंढने में थोड़ा सा समय लग रहा है और इससे समय की बचत को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूं। तो डॉक्टर रमाशंकर जी ने लिखा कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को मैंने क्यों और कैसे जाना। रमाशंकर जी लिखते हैं कि एलोपैथी विश्व की सबसे अधिक प्रचलित चिकित्सा पद्धति है। भारतवर्ष में एलोपैथी के साथ साथ कुछ दूसरी चिकित्सा पद्धतियों का भी सरकारी मान्यता के साथ आगमन हुआ, परंतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य बजट का 90% भाग एलोपैथी के विकास पर खर्च किया जाता है। एलोपैथी से मेरा बहुत संबंध घनिष्ठ था। वो लिखते हैं आगे कि 1968 में मेरा इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से परिचय हुआ। उस समय तक मेरी और मेरे घर वालों की चिकित्सा मात्र एलोपैथी से हुआ करती थी। 34 वर्ष तक मैं एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव रहा, जिसने मुझे एलोपैथी के बहुत निकट कर दिया। अपने और एलोपैथी के सत्संग से मैं प्रारंभिक वर्षों में उसके आकार और ठाट बाट से इतना प्रभावित था कि मैं उसके दोषों को देखना तो दूर, दूसरी चिकित्सा पद्धतियों के बारे में सोच भी नहीं सकता था।
डॉक्टर रमाशंकर जी लिखते हैं कि मेरा सम्मोहन एलोपैथी से कैसे टूटा। उन्होंने अपने अगले हेडिंग में लिखा कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का प्रचलन प्रधान रूप से एलोपैथी दवाओं को बनाने वाली कंपनियों से संबंध था और उसका प्रशिक्षण इस कदर दिया जाता था कि एक सामान्य एलोपैथ से उसका ज्ञान सागर अधिक नहीं होता तो कम भी नहीं होता। यानी कहने का तात्पर्य कि उन्होंने लिखा कि मैं एक एलोपैथिक मेडिकल कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव था और मेरा ज्ञान इतना ज़्यादा हो चुका था कि मैं एक अच्छे एलोपैथिक चिकित्सक के समान अपने आप को समझने लगा था। अपने कर्तव्य का पालन एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव करते हुए 7-8 घंटे अस्पतालों के चक्कर लगाना, दवाखाने जाना, दवाओं की दुकानों से गुजरना, डॉक्टरों से भेंट करना, उनके सहकर्मियों से बात करना, रोगियों, दुकानदारों, अन्य कंपनियों के रिप्रेजेंटेटिव से बात करना, और इस तरीके से मैंने एलोपैथी के 2 चित्र देखे। वो लिखते हैं कि पहला चित्र वह था जहां विज्ञान, अनुसंधान और प्रगति की प्रतिमूर्ति थी एलोपैथी, और दूसरे चित्र में उसका विराट स्वरूप था जिसमें रोगों, दवाओं और दवाओं की हानियों, रोग के निदान के साधनों, उपकरणों, विशेषज्ञों, चीड़-फाड़ की आवश्यकताओं और चिकित्सा के खर्चों के बराबर वृद्धि होती जा रही थी। यानी उनका पहला मानना था कि ये एलोपैथी का एक दृष्टिकोण अच्छा है जहां पर हम रोगियों की सेवा करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने देखा कि बढ़ती हुई आवश्यकताओं के अनुसार ये चिकित्सा पद्धति बहुत महंगी होती जा रही है और इसका आम नागरिक तक, आम गरीबों तक ये चिकित्सा पद्धति सुलभ नहीं हो पा रही है। जितनी नज़र मेरी एलोपैथी के दूसरे चित्र की ओर जाती है उतनी एलोपैथी के परिणामों को सोच समझकर मैं चिंतित रहने लगा, और आखिर वह दिन भी आया जब मेरे ऊपर चढ़ा हुआ एलोपैथी का सम्मोहन टूट गया। निराशा तो तब हुई जब एलोपैथी के विकल्प को खोजने की प्रेरणा मुझे कहीं मिल नहीं पाई। यानी वो एलोपैथी के दुष्परिणाम से चिंतित जरूर थे, लेकिन उसका विकल्प वो तलाश नहीं पा रहे थे। रमाशंकर जी ने आगे लिखा कि एलोपैथी को छोड़कर दूसरी चिकित्सा पद्धतियों के बारे में खोज करने पर वे बहुत पिछड़ी हुई अवस्था में पाई गई। शायद सरकारी उपेक्षा ही इसका प्रमुख कारण था, और अभी भी, क्योंकि उनमें से कुछ को हाल में ही सरकारी मान्यता मिली है और अपेक्षाकृत उनमें गतिविधियां भी बहुत अधिक थी, परंतु एलोपैथी के समान हाल में सरकार द्वारा अपनाई गई चिकित्सा पद्धतियां भी लक्षणों को ही रोग और चिकित्सा का आधार मानती थी। यानी उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया कि लक्षण को ही अन्य चिकित्सा पद्धतियां रोग मानने लगी, जबकि वास्तव में वो रोग नहीं, उस रोग के लक्षण थे। विकास के लिए भी वो एलोपैथी के पथ चिन्हों पर चल रही थी। यानी अन्य चिकित्सा पद्धतियां भी अपने विकास के पथ को एलोपैथी की बैसाखी पर चल रही थी। यानी अन्य चिकित्सा पद्धतियां आज भी जो मॉडर्न साइंस ने बताया है उसी के आधार पर रोग, उसी के रोग के आधार पर उसकी व्याख्या, उसी के आधार पर उसका प्रायोजन यह आज भी जारी है। रमाशंकर जी आगे लिखते हैं कि विकास के लिए एलोपैथी के पद चिन्हों पर चल रही ये चिकित्सा पद्धतियां एक तरीके से एलोपैथी की बैसाखी थी। इसलिए एलोपैथी के अनुकूल हो तो सकती थी, परंतु उसका विकल्प नहीं बन पा रही थी। विज्ञान के अनुसरण करने की बात तो समझ में आई, लेकिन एलोपैथी का अनुसरण क्यों किया जा रहा है ये मेरे समझ में नहीं आया। फिर रमाशंकर जी ने आगे लिखा कि आगामी कार्यक्रम पर विचार कर ही रहा था कि एक रविवार को एक अपरिचित व्यक्ति मुझसे मिलने आए। वह अपरिचित व्यक्ति इलेक्ट्रोहोमोपैथी के चिकित्सक थे और इलेक्ट्रोहोमोपैथी के विकास के लिए एक संस्था चलाते थे। उस संस्था में मुझे सम्मिलित करना चाहते थे। कुछ दिन पहले होम्योपैथी पर विचार कर चुका था मैं, और एलोपैथी के विकल्प के रूप में उसे अस्वीकार कर चुका था। यानी रमाशंकर जी लिखते हैं कि मैं एलोपैथी के विकल्प के रूप में होम्योपैथी पर विचार कर चुका था, लेकिन होम्योपैथी को मैं उसका विकल्प न मान करके अपने मन से मैं उसको निकाल चुका था। एलोपैथी के विकल्प रूप में मैं उसे अस्वीकार करने के बाद इलेक्ट्रोहोमोपैथी को होम्योपैथी का कोई रूपांतरण समझ के मैंने आगंतुक के बातों में रुचि नहीं ली। यानी जब वो सज्जन उनके पास इलेक्ट्रोहोमोपैथी की बात बताने आए तो रमाशंकर जी को लगा कि ये होम्योपैथी का कोई पार्ट है, इस नाते उन्होंने इसमें बहुत ज़्यादा रुचि नहीं ली। वो आगे लिखते हैं कि अगले रविवार आगंतुक को मिलने के लिए मेरे पास दोबारा आए तो मुझे बहुत चिढ़ हुई। कुछ बातें होती उसके पहले ही मेरे पड़ोस में एक मित्र की बहन सख्त बीमार हो गई और उसकी सूचना मिलते ही मुझे उसके घर जाना पड़ा।
वो आगंतुक भी मेरे साथ हो लिए। उनके हाथ में दवा का बक्सा था जिसे शायद वो हमेशा साथ रखते थे, क्योंकि पिछली बार भी वो दवा का बक्सा साथ लाए थे और बाद में भी बिना बक्से के वो कभी दिखाई नहीं दिए। मित्र के बहन को हैजा हो गया था, वो डिहाइड्रेशन की अवस्था में थी। रोगी को तुरंत अस्पताल ले जाना मुनासिब समझकर सवारी की व्यवस्था की जा रही थी। तभी मैंने देखा कि वो आगंतुक रोगी के उपचार में लग गए। जब तक सवारी आती उसके वमन यानी कै या वोमिटिंग और उसकी दस्त बंद हो गई थी और वह स्वस्थ चित्त दिखाई देने लगी और बातें भी करती जा रही थी। रोगिणी के साथ जो कुछ भी हुआ वो मेरे लिए चमत्कार लगा, क्योंकि मेरी 50 वर्ष की आयु होने जा रही थी, पर मैंने हैजे को इस तरीके से अच्छा होते अपने जीवन में कभी नहीं देखा था और ना ही मैंने एलोपैथी के द्वारा इतनी जल्दी शीघ्र कॉलरा के मरीज को ठीक होते मैंने देखा। आगंतुक को धन्यवाद देने के लिए मैं आगे बढ़ा, परंतु उन्होंने इसका अवसर मुझे नहीं दिया और मेरे हाथ में 2 पुस्तकें पकड़ा के वो चले गए। ये घटना 1968 की है, पटना की। और 1968 के बाद फिर मैंने इलेक्ट्रोहोपैथी में अपने आप को लगाना आरंभ किया। वो लिखते हैं, कहने की जरूरत नहीं है कि उपरोक्त दोनों पुस्तकें इलेक्ट्रोहोपैथी से संबंधित थी और बिना समय गंवाए मैं बड़े चाव से मैंने उसको एक बार नहीं कई बार पढ़ा। इलेक्ट्रोहोपैथी में रोग और चिकित्सा के बारे में किताबों के अनुसार जो कुछ कहा गया था उसका सारांश उन्होंने बताया, डॉक्टर रमाशंकर जी ने अपने शब्दों में, कि नंबर 1, लिम्फ या ब्लड या दोनों में होने वाला कोई दोष रोग है। दूसरा, उन्होंने समझा कि चिकित्सा अंगों की होती है, इसलिए दवाएं अंगों पर आधारित हैं, लक्षणों पर नहीं। तीसरी बात उनको समझ में आई कि कुल मूल दवाएं 37 हैं, वे एकमात्र पौधे से तैयार की जाती हैं जिनकी संख्या 115 है। यानी रमाशंकर जी ने 115 पौधे माने थे, जर्मनी ने भी 115 पौधे माने हैं और हम लोग भी 115 पौधे की ही बात करते हैं। दवाएं गंध, रंग, स्वाद और हानि रहित हैं। शुरू से लेकर आज तक 100 वर्षों से अधिक सभी रोगों की चिकित्सा करने वाली दवाएं सक्षम और पर्याप्त हैं। यानी डॉक्टर रमाशंकर जी ने इस बात को बिल्कुल स्पष्ट किया कि ये जो 37 मूल औषधियां हैं, 37 उन्होंने इसलिए माना कि एपीपी को वो दवा के साथ थोड़ा सा अलग रखते थे, चूंकि उसका खाने में प्रयोग नहीं था, इस नाते उन्होंने एपीपी 37+1 बताया था। ये मुझे भी बताया था कि इसको 37 ही माना जाए, लेकिन प्रचलन की भाषा में हम 38 मूल दवाओं को मानते हैं। तो उनका मानना यह था कि इलेक्ट्रोहोपैथी की ये 38 दवाएं आने वाले 100 वर्षों तक जो रोग आएंगे या जिनको रोग की परिभाषा दी जाएगी, उन सब का पर्याप्त इलाज इन्हीं शीशियों के अंदर है। रमाशंकर जी ने आगे यह भी कहा कि लक्षण रोग नहीं है, चाहे वह रोगी के द्वारा अनुभव किया गया हो, चाहे वह चिकित्सक या रोगी के सहयोगी द्वारा लक्ष्य किया गया हो। लिम्फ और ब्लड में होने वाला प्रत्येक दोष ही रोग है। वह दोष चाहे जो हो, चाहे जितना हो, अर्थात रोग एक है, अनेक नहीं है। उन्होंने अपने अंतिम निष्कर्ष में लिखा कि जीव की दवा दूसरे जीव से प्राप्त की जा सकती है, अर्थात मानव शरीर की दवाएं समान कोशिकाओं वाले पौधों की कोशिकाओं से प्राप्त की जा सकती हैं। दवाएं परिमित संख्या में थोड़ी हों, स्थायी हों और हानि रहित हों, यह भी जरूरी है। यह रमाशंकर जी का मानना था। रमाशंकर जी ने आगे लिखा कि दूसरी चिकित्सा पद्धतियों की तुलना में रोग, चिकित्सा और दवा के बारे में इलेक्ट्रोहोपैथी की अवधारणा इतनी विलक्षण थी कि इलेक्ट्रोहोपैथी को बकवास अथवा क्रांति दोनों के रूप में माना जा सकता था। दोनों पुस्तकों को लगभग एक ही प्रकार की पाठ सामग्री थी, जिसे 2 भागों में रखा गया था। एक छोटा था जिसका संबंध इलेक्ट्रोहोपैथी की अवधारणा से था और दूसरा बड़ा भाग था जिसका संबंध अवधारणाओं के परिपालन से था। आश्चर्य था कि दोनों भागों में सीधा और स्पष्ट संबंध नहीं था। आधुनिक समाज विज्ञान को प्राथमिकता देता है और वैज्ञानिक भाषा को समझना और बोलना चाहता है। पुस्तकों में वर्णित इलेक्ट्रोहोपैथी कई स्थानों पर विज्ञान का स्पष्ट उल्लंघन कर रही थी और भाषा भी अवैज्ञानिक थी। सब कुछ होते हुए भी इलेक्ट्रोहोपैथी की अवधारणा में एलोपैथी आदि सरकारी मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धतियों की कई समस्याओं पर समाधान दिखाई दिया। इसीलिए इलेक्ट्रोहोपैथी का एक योजनाबद्ध
खोज करने का मैंने संकल्प लिया। यानी ये रमाशंकर जी कहते हैं कि जब मैंने उन पुस्तकों को पढ़ा तो मैंने देखा कि उन पुस्तकों की जो अवधारणा है वो अवैज्ञानिक है और एलोपैथी से मिलती जुलती है, और इस कारण इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में अभी और अत्यधिक खोज करने की बहुत आवश्यकता है। और उन्होंने संकल्प लिया कि अब मैं इसके लिए रिसर्च आरंभ करूंगा। शोध की योजना को कार्य रूप देने के लिए उन्होंने अपने सहयोगी डॉक्टर एस एन झा की अध्यक्षता में डॉक्टर ताराकांत झा, जो बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज पटना के गणित के हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, पटना के ही डॉक्टर अनिल कुमार जो उनके पुत्र थे, डॉक्टर एसपी सिंह यानी डॉक्टर सुदामा प्रसाद जी और रमाशंकर जी स्वयं, इन लोगों ने मिलकर के इलेक्ट्रोहोम्योपैथी रिसर्च सेंटर ऑफ इंस्टीट्यूट EHPRCI नामक एक संस्था 1982 में स्थापित की। हालांकि शोध का कार्य 1980 से पहले इसमें आरंभ हो चुका था, लेकिन वो बहुत तेजी पर नहीं था। धन जुटाने के बाद अनेक पुस्तकों को खरीदा गया, उसका अध्ययन किया गया, मनन किया गया और साप्ताहिक वार्ता का आयोजन करके इस शोध को आगे बढ़ाया गया। इस शोध संस्थान की स्थापना के पहले मैंने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का सुलभ ज्ञान प्राप्त करने, अन्वेषण करने के लिए कुछ सहयोगियों के खोजने के क्रम में बिहार और उत्तर प्रदेश के छोटे बड़े इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सकों से मिला और उनकी संस्थाओं में भी गया। बड़े इलेक्ट्रोहोम्योपैथों की प्रैक्टिस में कम, शिक्षण संस्थाओं को चलाने और दवा बनाने और बेचने में अधिक व्यस्त पाया। डॉक्टर रमाशंकर जी लिखते हैं कि जो अपने आप को बड़े बड़े इलेक्ट्रोहोम्योपैथ कहते थे, उनका जो रुझान था वो रोगियों के प्रति नहीं था, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में चिकित्सा करने की तरफ उनका नहीं था, बल्कि उनका रुझान था दवा बनाने में, किताबों को बेचने में, दवा की कंपनियों को बनाने में। कुल मिलाकर के इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के चिकित्सा के क्षेत्र से वो बड़े बड़े इलेक्ट्रोहोम्योपैथ अपने आप को अलग कर चुके थे। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी पर आज उठाए जाने वाले प्रश्नों का उनके पास कोई उत्तर भी नहीं था। रमाशंकर जी लिखते हैं कि कोई उत्तर देता भी तो अतार्किक या असंगत देता था। वे लकीर के फकीर थे जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को वैसा ही बनाए रखना चाहते थे जैसे वो चली आ रही थी। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी पर पुनर्विचार करने वालों का वो कड़ा विरोध भी करते थे। यानी रमाशंकर जी ने लिखा कि अगर उस समय के इलेक्ट्रोहोम्योपैथ या आज के जो नामी इलेक्ट्रोहोम्योपैथ पुराने हैं, अगर उनसे कोई नई बात कही जाती थी तो वो उसका विरोध करने लगते थे। वो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में कोई नया रिसर्च या नई बात सुनने को न तैयार थे और ना उस पर कोई तर्क करने पर उसका उत्तर देते थे। छोटे और नए इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में प्रैक्टिस के प्रति या इलेक्ट्रोहोम्योपैथी पर किसी विचार विमर्श के प्रति आम उदासीनता बनी हुई थी। रमाशंकर जी आगे लिखते हैं कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की संस्थाएं दो प्रकार की थी, एक वे जो शिक्षा देती थी और दूसरी वे जो शिक्षा देने वाली संस्थाओं का संचालन करती थी। ये भी बहुत क्लियर कट उन्होंने बात लिखा है कि कुछ वे थे जो शिक्षा देते थे अर्थात वो कॉलेज चलाते थे, और कुछ वे थे जो उन कॉलेजों को गवर्न करते थे अर्थात वो काउंसिल, बोर्ड, यूनिवर्सिटी के रूप में अपने आप को स्थापित किए हुए थे। कुछ संस्थाओं का निरीक्षण करने के और अन्वेषण करने के बाद जो कुछ बची खुची मेरी आशा थी वो भी मेरे दिमाग से इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के प्रति जाती रही। रमाशंकर जी लिखते हैं कि जब मैंने उन संस्थानों का, उन शिक्षण संस्थाओं का और उन काउंसिल, बोर्ड और यूनिवर्सिटी चलाने वाले काउंसिलों का जब अन्वेषण किया, उन पर मनन किया, चिंतन किया, तो मेरे अंदर से इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के जो उद्गार थे शोध करने वाले, वो लगभग समाप्ति की ओर जा रहे थे, क्योंकि वो बड़े निराश हो चुके थे। अर्थात अन्वेषण का कार्य मुझे अपने बूते पर ही करना होगा, ये उन्होंने जाना। हमारे बहुत से साथी आज लाइन पर हैं, मैं नाम आज किसी का नहीं ले पा रहा हूं, चूंकि मैं रमाशंकर जी की जीवनी पढ़ रहा हूं तो मैं सबको देख रहा हूं और सब आप मेरे साथी हैं, आप सबका अभिनंदन है। डॉक्टर रमाशंकर जी आगे लिखते हैं कि जब मुझे ऐसा लगा कि हमारे जितने भी नामी गिरामी इलेक्ट्रोहोम्योपैथ हैं उनके पास इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की कोई शोध या आगे का कोई योजना नहीं दिखाई पड़ रही है और वो बची खुची बातों को लेकर के लकीर के फकीर ही बन रहे हैं, तो इन्होंने 1974 में अपने कंधे पर डॉक्टर एसपी सिंह और डॉक्टर एस एन झा के साथ मिलकर के इस पर एक शोध करने का कार्यक्रम बनाया।
कि डॉक्टर रमाशंकर जी की जीवनी को हमारे कुछ वरिष्ठ साथियों ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। रमाशंकर जी की जो ओरिजिनल जीवनी मेरे पास है उसमें कुछ मूल बातें हैं जहां पर उन्होंने लिखा है कि अन्वेषण का लक्ष्य निसंदेह यह पता करना था कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की अवधारणाएं विज्ञान के सम्बन्ध नहीं, अगर नहीं तो क्या समुचित संशोधन व्याख्या से उन्हें विज्ञान सम्मत बनाया जा सकता है अथवा नहीं, और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की अवधारणाओं का परिपालन स्वतंत्र और वैज्ञानिक ढंग से हो सकता है अथवा नहीं। अन्वेषण यानी खोज के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उन्होंने अपनी कई योजनाएं बनाई। जो उनकी पहली योजना थी वो था जीव विज्ञान, रसायन शास्त्र, जैविक रसायन शास्त्र, भौतिक रसायन शास्त्र, मानव शरीर विज्ञान, पौधा शरीर विज्ञान के अपने ज्ञान को ताजा ही नहीं बल्कि अपडेट करना पड़ेगा। बहुत ऊंची बात उन्होंने लिखी कि यदि आपको इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझना होगा तो सबसे पहले आपको अपनी बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोकेमिस्ट्री, शरीर क्रिया विज्ञान यानी फिजियोलॉजी, शरीर की संरचना यानी एनाटॉमी, पौधों की एनाटॉमी और उसकी फिजियोलॉजी के बारे में अपने ज्ञान को अपडेट करना पड़ेगा यानी अद्यतन करना पड़ेगा, क्योंकि जीव विज्ञान में पुरानी खोजों को बहुत मान्यता नहीं दी जाती, नई मान्यताओं को उनमें जोड़ करके उसकी प्राथमिकता को बरकरार किया जाता है। दूसरा, रमाशंकर जी ने लिखा कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी संबंधी सभी वर्तमान पुस्तकों का संग्रह करना, अध्ययन करना और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की अवधारणाओं को बदले रूप में प्रस्तुत करना। अगला, उन्होंने माना कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की दवाओं को स्वयं बनाकर और उन्हें उनके फार्मेसी के मानवीयकरण करना यानी स्टैंडर्डाइजेशन। अगला, उन्होंने अपना संकल्प लिया कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के बारे में जो कुछ कहा गया है या कहा जाएगा उसे सिद्ध करने के लिए बड़े पैमाने पर उसकी प्रैक्टिस करना। अन्वेषण के द्वारा प्राप्त सामग्री को इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की पत्रिकाओं में प्रकाशित कराना और इन सारे के सारे कार्यों को एक साथ लेकर के जब चलेंगे तभी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को हम वैज्ञानिक आधार पर सत्य साबित कर सकेंगे। हमारे एक साथी कोई लिख रहे हैं कि आप जैसे सीनियर का मार्गदर्शन अच्छा है, वो भी सार्वजनिक मंच पर। मैं आपके कई विचारों से सहमत व कई विकार मुझे गलत लगते हैं, लेकिन आपका आना अच्छा लगता है। ये हमारे साथी हैं डॉक्टर जनार्दन सिंह। अब मैं डॉक्टर जनार्दन सिंह जी आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि आपको मेरे कौन से विचार अच्छे नहीं लगते हैं। कृपया आप इसको भी स्पष्ट कर दीजिएगा मेरे व्हाट्सएप के नंबर पे 9793252355 पर। सार्वजनिक मंच पर आना मेरा आपको अच्छा लगा, इसके लिए आपका धन्यवाद। लेकिन आपको मेरे विचार कौन से गलत लगते हैं जिससे आप सहमत नहीं हैं, ये आप कृपया क्लियर कर दें। क्योंकि आपकी ये कमेंट बड़ी लंबी आई और मेरी निगाह पड़ गई आपके इस कमेंट पे, इस नाते मैंने जानना चाहा है कि आप क्या जानना चाहते हैं। मैं आज डॉक्टर रमाशंकर जी की आत्मकथा को उनके शब्दों में बयां कर रहा हूं और केवल उसका एक विश्लेषण कर रहा हूं। आगे मैं इनके सभी लेखों को आप तक पहुंचाऊंगा और एक एक लेख करके मैं गैप के साथ यानी 2-3 दिन में आपको प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के विभिन्न रोगों पर चर्चा करूंगा, फिर किसी दिन मैं रमाशंकर जी के किसी एक आर्टिकल को पढ़ करके आपको सुनाऊंगा। और इस तरीके से रमाशंकर जी ने अपनी इस कहानी को, अपने इस अन्वेषण को आगे बढ़ाया। चूंकि उनके पुत्र डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव जो IIT कानपुर में थे, उनका जर्मनी और इटली तक जाना था, तो उन्होंने वहाँ से कुछ अपने दोनों पुत्रों को, उन्होंने लिखा है कि मेरे दोनों पुत्रों को विदेश जाने का क्रम शुरू हुआ और उन्होंने आर्थिक सहयोग के साथ साथ विदेशों से अपेक्षित साहित्य और सामग्री की व्यवस्था कर दी। फिर थोड़ा सा सर खपाने के बाद इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की दवाएं रमाशंकर जी ने स्वयं तैयार कर ली। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से परिचित होने के कुछ दिन बाद मैंने प्रैक्टिस शुरू किया, ये रमाशंकर जी लिख रहे हैं। कई वर्ष तक प्रैक्टिस की स्थिति अच्छी नहीं थी। जैसे अन्वेषण कार्य की गति आती गई, दवाएं बनकर तैयार हुई, प्रैक्टिस में तेजी आई और 1980 के आते आते मैं इतना रम गया था
प्रैक्टिस में कि नौकरी से अवकाश ग्रहण करना पड़ा और 2 बार मेरा रहने का स्थान भी बदला, मगर प्रैक्टिस गिरने के बजाय बढ़ती चली गई। 1988 के दिसंबर में इन्होंने लिखा है कि 1988 के दिसंबर मास में आज मैं आपको संबोधित कर रहा हूं और आज भी सुबह 8 बजे से 2 बजे तक और कभी कभी 4 बजे तक मैं रोगियों को लगातार घिरा रहता हूं और देखता हूं। और ये बात बिल्कुल सत्य है, चूंकि जिस दौरान ये पुस्तक उन्होंने लिखी थी उस दौरान मैं अपने विभिन्न साथियों के साथ, डॉक्टर अशोक शुक्ला, डॉक्टर सविता सिंह, सभी के साथ मैं डॉक्टर रमाशंकर जी के सानिध्य में था और मैं देखता था कि हम लोग दवा बनाते हुए कभी 2 बजे के बाद रोगी अगर बढ़ गए तो वो रोगी 3 बजे तक, 4 बजे तक भी चलते रहते थे। और उस जमाने में 1985 से लेकर के 1988 तक के बीच में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में लगभग न्यूनतम औसत मरीज डॉक्टर रमाशंकर जी 80 से 100 मरीज देखते थे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की विशुद्ध औषधियों से। वो आगे लिखते हैं कि इस लंबे और व्यस्त प्रैक्टिस के कारण इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को असलियत में जान पाया, चिकित्सा पद्धतियों में उसकी वरिष्ठता को देखा और संभावनाओं का अनुमान लगाया और उसकी व्याख्या दिया। जैसे जैसे मेरा अन्वेषण कार्य बढ़ता गया वैसे वैसे लेखों के माध्यम से मैंने उनकी रिपोर्ट प्रस्तुत की। जो लोग कहते हैं कि डॉक्टर रमाशंकर जी ने अपने जीवित में एक पुस्तक लिखी है, उनको पुस्तकों का रूप दे करके अपने एक लेबल लगा करके और उस पर एक ठप्पा लगा करके दिखा रहे हैं कि डॉक्टर रमाशंकर जी ने किताब लिखी, वो अपने इस बात को स्पष्ट कर दे रहे हैं। आप सुन लें कि जनवरी 1980 से मार्च 1985 तक मूल लेख के रूप में EH न्यूज पटना में प्रकाशित होते रहे मेरे लेख, क्योंकि मैंने अपने लेखों में ना अपना नाम दिया और ना ही मैंने अपने लेखों में अपना विवरण दिया। इसके बाद मैंने इलेक्ट्रोहोम्यो गजट कानपुर, इलेक्ट्रोहोम्यो न्यूज कानपुर में भी अपने इन लेखों को प्रकाशित कराया। इन लेखों की सूची परिशिष्ट 1 में दी है, यानी वो परिशिष्ट जो मैंने आपको पढ़ के सुनाया। लेखों द्वारा इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के कुछ पक्षों पर प्रकाश डालने का प्रयास किया गया है, जैसे होम्योपैथी से उसका मौलिक अंतर, इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स होम्योपैथी से उसका मौलिक अंतर, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की वैज्ञानिकता, दूसरी चिकित्सा पद्धतियों के से उसकी वरिष्ठता आदि। किंतु उन्होंने ये कहीं नहीं लिखा कि मैंने इसके पहले या इसके बाद में कोई पुस्तक प्रकाशित की या पुस्तक लिखी। यानी उन्होंने अपने जो आर्टिकल लिखे, जो मैंने आपको 25 आर्टिकल पढ़ के सुनाए, यही वो आर्टिकल हैं जो रमाशंकर जी की अपनी जुबानी थी, उनके अपने उद्गार थे और उसी को लेकर के हम लोग आज कुछ समझ बूझ करके, कुछ निकाल करके आप तक पहुंचा रहे हैं। तो ये डॉक्टर रमाशंकर जी की आज की अपने शब्दों में बयां उनकी एक कहानी थी। और इसके बाद की कहानी मैंने आपसे पिछले 2.5 महीनों में जिक्र किया है, आपसे 2.5 महीनों में चर्चा की है। हमारे सभी साथियों ने बाखूबी उसको पसंद किया है। रमाशंकर जी की इस बात को या इस जीवनी को आज मुझे प्रकाशित कहने का अवसर इस कारण मिला कि आप में से कई लोगों ने मुझे फ़ोन करके कहा कि रमाशंकर जी के बारे में कुछ और बताइए, कुछ और बताइए। क्योंकि मेरे बारे में जानने के बाद आपको मेरे गुरु के बारे में जानने की उत्सुकता आपकी जागृत हुई, तो मैंने आपकी उस उत्सुकता को एक तरीके से एक फीडअप करने का काम किया है। और अगर आपने इस जीवनी से समझा हो तो कुल 3 बातें निकल के आई कि रमाशंकर जी ने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के पुराने लकीर के फकीर लोगों का साथ नहीं दिया। इसी कारण रमाशंकर जी का विरोध भी हुआ और रमाशंकर जी को जानने वाले या समझने वाले लोगों की संख्या बहुत सीमित दायरे में रही। दूसरी बात यह रही कि रमाशंकर जी ने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को वैज्ञानिक आधार पर विश्लेषण करके और उसके बारे में बताना आरंभ किया। जब रमाशंकर जी, ये तो आज तमाम लोग निकल के आए हैं जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की परिभाषा और डेफिनेशन या अलग अलग तरीके के विश्लेषण करके आप सबको पहुंचा रहे हैं, लेकिन 1980 से लेकर के 1990 के दशक तक ऐसे कोई वैज्ञानिक या ऐसे कोई विचारशील व्यक्ति उभर के सामने नहीं आए थे जो रमाशंकर जी की बातों को काट सकें। और चूंकि वो काट नहीं सकते थे, उनके पास इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की वैज्ञानिकता के आधार पर कोई कारण नहीं था, इस नाते वो रमाशंकर जी के विरोधी भी कहलाते थे। रमाशंकर जी ने इसीलिए किसी कार्यक्रमों में जाना पसंद नहीं किया था। केवल 2 बार ऐसे कार्यक्रम हुए थे जिनमें मैं स्वयं था, तो मैं उनके साथ संलग्न था मंच पर। तीसरी बात रही कि रमाशंकर जी ने कहा कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के प्रचार और प्रसार के साथ साथ प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। अगर केवल आप शिक्षा देंगे, केवल आप डॉक्टर पैदा करेंगे और प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप उनको
अपने विद्यार्थियों को, जिनको आप पढ़ा रहे हो, अगर आप उनको रोगी के बीच नहीं ले जाओगे तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में कोई परफेक्ट नहीं हो पाएगा। किताबी ज्ञान और प्रैक्टिकल ज्ञान ये दोनों एक साथ होना चाहिए। और उसी समय से रमाशंकर जी ने डॉक्टर वी कुमार जी को प्रेरित किया था कि आप इंटर्नशिप करिए, आप कोई हॉस्पिटल करिए जहाँ पे ओपीडी चलाइए या इंडोर चलाइए। और उस समय इंटर्नशिप की व्यवस्था की गई थी कि किसी कोई स्थानीय नर्सिंग होम या कहीं पर जहाँ पे रोगी को इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के दृष्टिकोण से देखा जाए। तो उस समय कानपुर के गुमटी नंबर 9 में डॉक्टर वी कुमार जी ने एक इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का पहला छोटा सा हॉस्पिटल संचालित किया था, जहाँ पर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से रोगियों को देखने की ओपीडी की व्यवस्था की गई थी। तो ये सारे अनुभव थे जो रमाशंकर जी ने अपनी इस पुस्तक में, अपनी आत्मकथा में व्यक्त किया है। हालांकि इस आत्मकथा को एक और सज्जन ने इस तरीके का लेबल लगा करके इसको तोड़ मरोड़ के पेश करने का प्रयास भी किया है, लेकिन रमाशंकर जी की जो मूल प्रति है वो ये पीले कलर की है, जिस पर कोई भी मोनोग्राम नहीं है। केवल उन्होंने लिखा है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी क्यों और कैसे मैंने जाना। तो ये था डॉक्टर रमाशंकर जी के जीवन से जुड़े कुछ प्रसंग जिन पर मैंने आपसे चर्चा की। और आप सबके बीच मैं 2 दिन बाद आया, इसके लिए क्षमा चाहता हूं। और मेरा प्रयास रहेगा कि आज शाम को मैं किसी रोग पर आपसे रात में 10 बजे चर्चा करूंगा। आप सब 10 बजे ऑनलाइन रहिएगा, ये मेरा वादा है कि आज मैं आपसे रात में 10 बजे किसी रोग पर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के दृष्टिकोण से चर्चा करूंगा। तो रात 10 बजे तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जितने भी साथी इस समय ऑनलाइन पर हैं, मैंने नाम सबके मैं आपको पढ़ के सुना दूं। डॉक्टर बी.आर. देवांगन जी हैं, डॉक्टर आर.पी. सैनी जी हैं, डॉक्टर ए.पी. सिंह बिसेन जी हैं, डॉक्टर प्रकाश शिंदे जी हैं, प्रवीण शर्मा जी हैं, शरद रावत जी हैं, आरिफ मोहम्मद जी हैं, संदीप कुमार शर्मा जी हैं, शरद राउत जी हैं, प्रकाश शिंदे जी हैं, डॉक्टर जनार्दन सिंह जी हैं, डॉक्टर आरिफ मोहम्मद, डॉक्टर रविकांत द्विवेदी जी हैं, डॉक्टर एम.के. मधेसिया जी हैं, डॉक्टर अशोक शुक्ला जी हैं, डॉक्टर पी.के. शुक्ला जी हैं। और मैं देख रहा हूं कि आज डॉक्टर वी कुमार जी भी इस पर लाइन पर हैं। डॉक्टर एम.एच. इदरीसी जी भी आज लाइन पर दिख रहे हैं। हमारे कई सीनियर साथी इस समय मुझे इस पर लाइन पर दिखाई पड़ रहे हैं। डॉक्टर पीयूष जी हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत आभार। चलिए शाम को फिर मिलते हैं किसी नए रोग पर, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के दृष्टिकोण से चर्चा करेंगे, समीक्षा करेंगे और कुछ नयापन ला करके आप सबके बीच रखने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, शुभ दिवस।